दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है चंपावती की नरबख्शी बागिन। ये जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये इस घटनाक्रम का चौथा और कोशिश करूँगा कि अंतिम अध्याय हो जाए। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा सुनने में। और अंतिम पार्ट कर रहा हूँ तो क्यूरियोसिटी ख़त्म होने वाली है आपकी। दोस्तों, तीसरे भाग में मैंने आपको बताया था, वैसे तो काफ़ी कुछ याद होगा आपको, कि किस तरह से गांव की एक लड़की को बाघिन ने मार दिया था, उसका शिकार कर दिया था। और जिम कॉर्बेट साहब ने उसके कपड़े वगैरह ढूंढ लिए थे और उस एरिया का पूरा जो है मुआयना भी कर लिया था जहाँ पर बाघ को मारा जाना था। उसके लिए उन्होंने तहसीलदार साहब को बोला था कि कुछ लोगों का इंतज़ाम करें, कुछ नहीं बहुत सारे लोगों का इंतज़ाम करें। और खुद डाक बंगले की तरफ आ गए थे। अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी। उत्तरांचल डायरीज आपका अपना चैनल है, प्यार बनाए रखिएगा। चलिए कहानी शुरू कर रहा हूँ। अगले दिन सुबह होते ही जिम कॉर्बेट साहब जग गए, अपना नाश्ता वाश्ता किया और फिर उसके बाद अपने आदमियों से बोले कि भाई उन लोग ऐसा करें कि सारा सामान वामान उठाएं और चंपावत निकल जाएं। जिम कॉर्बेट साहब शाम को उन्हें चंपावत पर आकर मिलेंगे। मतलब ये जिम कॉर्बेट साहब को कॉन्फिडेंस था कि आज उस बाघिन का मैं शिकार कर दूंगा। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपने आदमियों को चंपावत भेज दिया और फिर नीचे गांव में जाकर एक बार फिर से उस क्षेत्र का जायजा लिया। एक दिन पहले जहाँ का पूरा उन्होंने मुआयना किया था, फिर से एक बार वहाँ का पूरा जायजा लिया। सारी कार्य योजना को इसी जगह पर अंजाम दिया जाना था। अब इन्हें अपनी योजना में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही थी। इनको लग रहा था कि ये बिल्कुल सही योजना बनाए हुए हैं। ये समय से थोड़ा पहले उस पेड़ के नीचे पहुंच गए थे जहाँ पे तहसीलदार साहब से इनका मिलने का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि वो अपने आदमियों को लेकर इस पेड़ के नीचे मिलेंगे। वो वही पेड़ था जिस पेड़ के नीचे लड़की की वो साड़ी मिली थी। अब जिम कॉर्बेट साहब को थोड़ा शक भी हो रहा था कि पता नहीं तहसीलदार साहब अधिक से अधिक कितने लोगों को जमा कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गांव वालों के दिल में उस आदमखोर बागिन का जो डर था वो इतने अंदर तक समाया हुआ था जिसका आसानी से निकलना बड़ा मुश्किल था। और वो लोग अपना घर छोड़ के जंगल में आने को उनको उत्सुक करना, उनको प्रेरित करना, ये कोई इजी टास्क तो था नहीं। चलो यार बागिन मारने चलना, चलो जंगल चलो, है ना। तो ऐसे तो कोई आ नहीं जाएगा, तो थोड़ा मुश्किल था। सुबह करीब 10 बजे होंगे जब तहसीलदार साहब और उनका एक आदमी उस पेड़ के नीचे पहुंचे जहां जिम कॉर्बेट साहब इनका इंतज़ार कर रहे थे। फिर उसके बाद 2-2, 3-3, फिर 10-10, 12-12 ऐसे करके लोगों के समूह वहां पर पहुंचने लगे। दोपहर तक करीब 298 लोग वहां पहुंच चुके थे। तहसीलदार साहब ने उन लोगों के लिए, जिनके पास बंदूकें तो थी लेकिन लाइसेंस नहीं था, उनके लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज पहुंचा दिया था कि वो जिनके पास बंदूक का लाइसेंस नहीं है वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठाएंगे। वो अब लोग बंदूकें अपनी ला सकते हैं, उनके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और उन्हें जितनी गोलियों की आवश्यकता पड़ेगी वो उन्हें प्रोवाइड कराई जाएगी, उन्हें दी जाएगी गोलियां। तो जिनके पास बंदूकें थी वो सब लोग लेकर के आ गए और उस दिन जितनी बंदूकें वहाँ पे आईं, यदि उन सबको एक जगह पे जमा कर दिया जाता तो आप ये समझिए कि एक अच्छा खासा बंदूकों का संग्रहालय बन जाता, एक म्यूजियम बन जाता। मतलब इतनी प्रचुर मात्रा में बंदूकें आ गई थी, इतनी ज़्यादा बंदूकें वहाँ पे आ गई थी, सब लाइसेंसी गैर लाइसेंसी हर तरह की। जब सब लोग एक जगह पे जमा हुए तो गोली बारूद का वितरण कर दिया गया। जिनके पास बंदूकें थे उन्हें गोली बारूद वगैरह बांट दिया गया। जिनके पास भरुआ बंदूकें थी उनको बारूद और जिनकी वैसी थी उनको बुलेट। फिर जिम कॉर्बेट साहब उन सबको उस पहाड़ी की चोटी में ले गए। उस पहाड़ी की चोटी पे जहाँ पर लड़की का पेटीकोट पड़ा हुआ मिला हुआ था। पहले साड़ी पेड़ के नीचे मिली थी, फिर आगे जाके पहाड़ की चोटी में पेटीकोट था। तो सब लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ से सामने की पहाड़ी पर एक चीड़ का पेड़ था जिस पर बिजली गिरी होगी कभी। तो बिजली गिरने के कारण उसकी जो है छाल जो है निकल गई थी। उसकी तरफ इशारा करते हुए जिम कॉर्बेट साहब ने निर्देश दिया कि वो सब लोग वहाँ से
पहाड़ी के साथ साथ पंक्तिबद्ध हो जाए, मतलब ऐसे लाइन से ऐसे खड़े हो जाए पहाड़ी के, पूरी पहाड़ी पे। और जब जिम कॉर्बेट साहब अपना रुमाल हिलाएं, इशारा करेंगे, मतलब ऐसे रुमाल हिला के इशारा करेंगे, तो जिनको पास बंदूकें हैं वो गोलियां चलाना शुरू कर देंगे, और जो ढोल वाले हैं वो अपना ढोल ताशा नगाड़ा वगैरह पीटना शुरू कर देंगे। बाकी लोग शोर मचाएंगे और बड़े बड़े पत्थर जो है पहाड़ी से नीचे लुढ़काना शुरू कर देंगे, पत्थर मारना शुरू कर देंगे। और जब तक जिम कॉर्बेट साहब वापस उनके पास तक ना आ जाएं, तब तक उनमें से कोई कहीं नहीं जाएगा। जिम कॉर्बेट साहब ही सबको अपने साथ लेके जाएंगे। ये जिम कॉर्बेट साहब ने प्लान उनको समझा दिया था। अब जब जिम कॉर्बेट साहब को विश्वास हो गया कि इन सब लोग इनके निर्देशों का, इनके ऑर्डर्स को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो ये आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो तहसीलदार साहब भी इनके साथ साथ आगे बढ़ गए। और तहसीलदार साहब का ये कहना था कि वो जिम कॉर्बेट साहब के साथ अधिक सुरक्षित हैं, क्योंकि जो ये बंदूक वाले लोग हैं, बंदूकधारी जो हैं, इनकी गोलियां कब और किस ओर चल जाएं ये कोई भरोसा नहीं है, और जरा सी गलती होने पे पता नहीं किसकी जान चली जाए। तो वो जिम कॉर्बेट साहब के साथ रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे, उनको अपनी चिंता थी। खैर, जिम कॉर्बेट साहब एक लंबे और एक घुमावदार चक्करदार रास्ते से सामने की पहाड़ी पर पहुँचे, और फिर वहाँ से वो जला हुआ जो चीड़ का जो पेड़ था जिसकी छाल जली हुई थी उस तक पहुँचे। एक रास्ता सब बनाते हुए उस तक पहुँचे। तहसीलदार साहब भी उसी पे इनके साथ साथ पहुँचे। यहाँ से जो है पहाड़ी सीधे नीचे की ओर चली गई थी, मतलब यहाँ से सीधे ढाल थी नीचे की तरफ। तहसीलदार साहब ने जो है नए नए जूते खरीदे थे जो बिल्कुल साफ सुथरे और चमकदार थे। अब इन जूतों के कारण उनके पाँव में छाले पड़ गए थे, और एक जगह पे बैठकर वो अपने इन छालों को, जूतों को उतार के छालों को सहलाने लगे। बैठ गए एक जगह पे और बोले, बस साहब, अब इसके आगे मैं और नहीं चल सकता हूँ। इन छालों के कारण मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, और आगे बढ़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक एक कदम मेरे लिए बड़ा मुश्किल कर रहा है आगे बढ़ाना। और उन्होंने एक तरह से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, जी नहीं, मैं इसके आगे मैं नहीं चल सकता, माफ़ करिए मुझे, मैं नहीं चल रहा हूँ इसके आगे। उधर जो पहाड़ के ऊपर जो लोग खड़े थे हाका लगाने के लिए, उन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा उनको लगा कि जिम कॉर्बेट साहब जो है संकेत देना भूल गए, यानी कि वो रुमाल हिलाना जो है भूल गए हैं। तो क्या उनके दिमाग में आया, उन सब लोगों ने एक साथ जो है फायरिंग करनी शुरू कर दी, गोलियां चलानी शुरू कर दी, और शोर होना शुरू हो गया। जबकि जिम कॉर्बेट साहब अभी भी उस जो तंग घाटी थी उससे 1.5 गज की दूरी पे, वो तंग घाटी जहाँ पे बाघिन की संभावना थी उससे 150 गज दूर थे, क्योंकि ये पक्की बात थी कि बाघिन रात भर उस लड़की को खाएगी और दिन भर उस घाटी में जो है आराम करेगी, यही इनका विश्वास था। इन्होंने पहाड़ी से उतरते हुए तंग घाटी के जो मुहाने के पास में एक नरम घास वाला एक ज़मीन का एक टुकड़ा देखा जो सपाट सा था। इससे बेहतर जगह खोजने का ना तो इनके पास समय था और ना ढूंढ सकते थे, तो ये वहीं पर बैठ गए। इन्होंने ऐसे पहाड़ी पर अपनी पीठ को टिका लिया, मतलब पहाड़ से अपनी पीठ लगा ली। इनके आसपास की जो घास थी वो करीब 2 फुट लंबी थी, जो उसकी ऊंचाई थी वो करीब 2 फुट की थी, जिससे इनका शरीर छुप गया था। अगर कोई इंसान ऐसी जगह पे स्थिर होकर बैठे रहे, बिल्कुल भी ना हिले, बिल्कुल स्टैचू हो जाए, तो कोई देख के नहीं समझ सकता कि यहाँ पे कोई इंसान बैठा हुआ है या कोई छिपा हुआ है। तो मतलब इतनी ऊंची और ऐसी घनी घास थी कि ये दिखाई नहीं पड़ रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब का अनुमान था कि बाघिन जो है यहीं पे कहीं पर है, और फिर पता नहीं इन्हें कुछ ऐसा लगने लगा जैसे बाघिन इनके बाएं कंधे के पीछे की ओर कहीं पर है, कुछ इनको ऐसा महसूस होने लगा। उधर ऊपर जो है वो जो पहाड़ी पर लोग थे उनके अंदर एक अजीब सा उन्माद भर गया था। इसके उन्होंने बंदूकों की गोलाबारी के साथ साथ ढोल पीटना और चिल्लाना, पत्थर मारना, ये सब ऐसा वातावरण कर दिया था जो बहुत ही, मतलब एक अजीब कोलाहल से भरा हुआ अजीब सा। यार 200 से ज़्यादा लोग चिल्ला रहे हैं, गोलियां दाग रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, कैसा माहौल हुआ होगा सोच सकते हैं आप। और ऐसे माहौल में जब शोरगुल अपने पूरी चरम सीमा पे था,
तब जिम कॉर्बेट साहब को बाघिन दिखाई पड़ गई। वो घास से भरी जो जिस मैदान पे घास थी उसकी ढलान पर अपने लंबे लंबे डग भरते हुए घाटी की ओर जा रही थी। मतलब दौड़ नहीं रही थी, गैलप नहीं कर रही थी, वो तेज चाल से चली जा रही थी, जिसको शायद कैंटर कहते हैं। घोड़ों में तो कैंटर कहते हैं, बाघिन क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। वो जिम कॉर्बेट साहब से करीब 300 गज की दूरी पर थी। वो थोड़ा ही सा आगे बढ़ी थी कि उसी समय तहसीलदार साहब जो पेड़ के पास बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी दुनाली बंदूक से गोली दाग दी। गोली की आवाज को सुनकर बाघिन बड़ी तेजी से, बड़ी फुर्ती के साथ मुड़ी और जहां से आई थी उसी ओर चली गई। जब वो घने जंगल के अंदर घुसने वाली थी, उसी समय जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी राइफल ऊपर की ओर करके उसको पीछे से उसके पीछे से उसको गोली मार दी, मतलब गोली दाग दी अपनी जी। पहाड़ के ऊपर लोगों ने 3 गोली की आवाज सुनी। 2 गोली तहसीलदार साहब की थी, 1 गोली जिम कॉर्बेट साहब की थी। 3 गोली की आवाज सुनी तो उन्होंने सोच लिया कि बाघिन जो है मारी गई है, बाघिन का शिकार हो गया है। और उन्होंने अपनी बंदूकें जो है, मतलब इतने फायर कर दिए, इतने एयर फायर कर दिए कि अपनी सारी गोलियां खत्म कर दी, बंदूकें खाली कर दी। और जिम कॉर्बेट साहब इधर सांस रोक के बैठे हुए थे, ये इंतजार कर रहे थे कि वो लोग एक बार फिर से यार कुछ शोर मचाएं, दोबारा से हांका लगाएं, जिससे हो सकता है बाघिन दोबारा बाहर निकले और इनको दिखाई पड़ जाए और ये उसे शूट कर दें। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने तो शोर नहीं मचाया, उन्होंने तो हाका नहीं लगाया, लेकिन अचानक वो बाघिन जिम कॉर्बेट साहब के बाईं ओर से निकलकर, उनके जो बाईं साइड थी वहां से निकल कर के वो जो नदी, जो जलधारा थी, उसके साथ साथ सीधे जो है तंग घाटी की ओर बढ़ने लगी। तभी जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी 500 नंबर वाली जो बंदूक थी उनकी, बिना धुएं के बारूद वाली, वो राइफल उठाई और फायर दागा। बाघिन जहाँ पे थी वहीं पर खड़ी हो गई। जिम कॉर्बेट साहब को लगा कि उसकी जो इनकी जो गोली चली है वो उसकी पीठ को भेदते हुए इधर निकल गई है। जिम कॉर्बेट साहब की गोली लगी तो थी, लेकिन वो जो चेस्ट पे जहाँ पे लगनी थी उस जगह पे नहीं लग के उससे थोड़ा सा पीछे की ओर लगी थी। बाघिन ने अपना सर नीचे करके ऐसे करके घूमी, तो घूम के देखा तो उधर पे जिम कॉर्बेट साहब। ये स्थिति जिम कॉर्बेट साहब के लिए बहुत बढ़िया थी, टारगेट लगाने के लिए, निशाना लगाने के लिए, उसको शूट करने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल सही पोजीशन में मुड़ के इनकी तरफ हो गई थी और डिस्टेंस भी जो है सिर्फ 30 गज की दूरी पे थी। इन्होंने उस पर दूसरी गोली दाग दी। इनकी दूसरी गोली से वो थोड़ा पीछे हटी, उसके कहीं पे गोली लगी। ऐसा उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है। फिर वो चलने लगी। जिम कॉर्बेट साहब अब ये सोचे थे कि यार अब वो क्या करेंगे यार, अगर मान लो ये बाघिन इनके ऊपर झपट गई तो ये क्या करेंगे। जिम कॉर्बेट साहब के पास तो अब गोलियां थी नहीं, क्योंकि ये अपने साथ में सिर्फ 3 गोलियां लेकर चले थे। ये तो मान के चल रहे थे कि इन्हें तीसरी गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये 2 गोली हो सकता है, पहले तो एक ही गोली में बाघिन का शिकार कर देंगे, जरूरत पड़ी तो दूसरी मारेंगे, तीसरी तो इन्होंने इमरजेंसी के लिए, चलो यार नहीं हुआ तो रख ही लो वाली बात, एक इमरजेंसी के लिए इन्होंने तीसरी बुलेट अपने पास रख ली थी। ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि इस समय जिम कॉर्बेट साहब के भाग्य ने इनका साथ दे दिया। वो जो बाघिन थी, जो घायल थी, एक सोचिए यार, एक घायल, ऊपर से बाघिन, फिर आदमखोर, उसने अपना जो आगे बढ़ने का जो वो आ रही थी इनकी तरफ, उसने वो अपना निर्णय बदल लिया। अब वो मुड़कर नदी पार करके चट्टानें थी जिनके टुकड़े थे उन पर चढ़कर थोड़ा ऊपर चढ़ गया और वहाँ पे पहाड़ी से बाहर को निकले हुए एक हिस्से पे आ गई। चट्टानें निकल आती ना, कई बार पहाड़ से चट्टान ऐसे निकल आती है, तो वो ऐसे हिस्से पे आ गई। वहाँ पे एक छोटी सी झाड़ी थी। गुस्से के मारे बाघिन जो है उस झाड़ी की टहनियों को तोड़ तोड़ करके फेंकने लगी, अपना गुस्सा उतार रही थी। तकलीफ में भी थी, दर्द में भी थी, गुस्से में भी थी। अपने बचाव की चिंता को छोड़ के जिम कॉर्बेट साहब ने चिल्लाकर तहसीलदार साहब को बोला कि अरे तहसीलदार साहब अपनी बंदूक लाओ। उधर से तहसीलदार साहब ने भी ऊंची आवाज में कुछ उत्तर दिया।
लेकिन वो क्या बोले, वो पूरी आवाज़ जिम कॉर्बेट साहब तक नहीं आई। इनको सिर्फ एक शब्द ये उनका जो सुन पा रहे थे वो पैर, पाँव, सिर्फ एक पैर शब्द सुन पा रहे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी राइफल रखी एक तरफ और भागे सीधे पहाड़ी की तरफ, वो तहसीलदार साहब की तरफ। और तहसीलदार साहब के पास पहुंच के उनके हाथ से बंदूक छीनी और उतनी ही तेजी से भागकर अपनी वो जो पहली वाली जगह जहाँ पे ये बैठे हुए थे, घास के मैदान वाली, वहाँ पे आ गए। अब वहाँ पे जब आए तो बाघिन उस टाइम झाड़ी से बाहर निकलकर उस चट्टान पे आ गई थी, जैसा मैंने बताया आपको। फिर वो जिम कॉर्बेट साहब की ओर बढ़ने लगी। अब जब उसे पता चल गया था कि ये यहाँ पे है आदमी, जो कि वहाँ से भागते हुए आते हुए चिल्लाते हुए, उसे सब देख लिया था। तो अब वो जिम कॉर्बेट साहब की ओर बढ़ने लगी। अब बाघिन और जिम कॉर्बेट साहब की जो बीच की डिस्टेंस थी, दोनों के बीच की, वो सिर्फ 20 फुट रह गई थी, 20 फुट, 20 फुट की दूरी पे बाघिन और ये थे। जिम कॉर्बेट साहब ने ऐसे बंदूक उठाई तो सर से लेके पांव तक कांप गए, पूरे कांप गए डर से, क्योंकि राइफल की नाल और जो डॉट होता है उसके बीच में करीब आधे इंच की जगह बिल्कुल खाली थी। जब तहसीलदार साहब ने दोनों नालों से गोली चलाई थी तो गोली चली नहीं थी, और जिम कॉर्बेट साहब को लग रहा था कि शायद अब भी गोली ना चले, क्योंकि इतना बड़ा गैप है, पता नहीं गोली चले ना चले। और उससे बड़ा खतरा ये था कि अगर गोली राइफल में ही विस्फोट कर गई तो शर्तिया इनकी आंखें चली जाएंगी, ये अंधे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे करके लगाएंगे ना, यहाँ कंधे में लगा करके फिर ऐसे करके निशाना लिया जाता है, और जैसे ही फायर करेंगे और ये गोली फटी तो उसके बारूद इनकी आंखों में ही आएगा, सीधे आंखें चली जाएंगी, अंधे हो जाएंगे। लेकिन रिस्क तो लेना ही था। इन्होंने बाघिन की ओर गन को करके निशाना लगाया तो इन्हें बाघिन के मुंह के अंदर का हिस्सा इनके सामने इनको दिखाई पड़ा। इन्होंने तुरंत गोली दाग दी, लेकिन गोली उसके मुंह में ना लग के उसके पंजों में लगी। या तो हो सकता है कि इन्होंने गन का जो है वो झटका ज़्यादा तेज आ गया, या फिर बंदूक में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो 20 फुट तक गोली को सही थ्रू कर सके, बुलेट को सही से फेंक सके 20 फुट तक की दूरी तक, क्योंकि गोली कुछ डिस्टेंस तक जाने के बाद तो फिर ऐसे नीचे जाती है। तो वो 20 फुट तक की डिस्टेंस नहीं थी, तो पहले ही नीचे हो गई और पाँव में लग गई। बाघिन के पैर में लगी गोली के बाद जिम कॉर्बेट साहब ने बाद में, जब उसकी गोली उसके पाँव में लगी थी, बाद में जिम कॉर्बेट साहब ने उसको अपने नाखूनों से ऐसे ही निकाल लिया था, यानी कि वो इसके इतने अंदर तक भी नहीं धंसी थी, उसको नाखूनों से ही निकाल लिया था। अब बाघिन अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। वो थोड़ा सा आगे खसकी और चट्टान के किनारे पर सर रख के उसने अपने प्राण छोड़ दिए, यानी कि वो मर गई। जिस समय बाघिन ने तंग घाटी में घुसने के लिए, अपने छुपने के लिए उसने वो जो जगह थी वो छोड़ी थी, उसी समय से जिम कॉर्बेट साहब और उनके साथ में आए हुए लोगों ने मतलब कहने मतलब जो लोग जो आए हुए थे, जो हाका लगा रहे थे, वो जिम कॉर्बेट साहब कुछ क्षण के लिए उन सब लोगों को भूल गए थे और एक सम्मोहित से खड़े हो गए थे। फिर अचानक उनका कुछ आवाज़ सुन के उनका ध्यान टूटा। वो आवाज़ किसी की आ रही थी, वो कह रहा था वो है वहाँ है, वो देखो वो चट्टान पे है, अरे उससे नीचे उतारो, हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, अरे काट डालेंगे, ये करेंगे। कुछ इस टाइप की आवाज़ इनके सुनाई पड़ी तो इनका ये जो है, जो सम्मोहित हो गए थे, वो एकदम टूटा। जिम कॉर्बेट साहब को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं इस बाघिन के साथ। अब तक क्या था कि जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी बाघिन को देख लिया था। सारे पहाड़ से एक ही आवाज़ आ रही थी, हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इसको काट डालेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्योंकि यार इमोशंस जुड़े हुए थे। ये बाघिन पहाड़ में जिस ओर मरी पड़ी हुई थी, वो ढोल वालों के सामने ही था। और वहाँ पर रास्ता इतना तंग था कि जिम कॉर्बेट साहब का निकलना भी मुश्किल था। जिम कॉर्बेट साहब बाघिन के पास पहुँचे और उसके ऊपर से दूसरी ओर जाने की ओर कोशिश करने लगे, यानी कि उसको फाँद के, उसको लांग के दूसरी ओर जाने की कोशिश करने लगे। फिर एकदम से उनको याद आया कि कभी भी गोली मारने के बाद किसी पशु को जो है पत्थर मारकर उसकी मृत्यु को निश्चित कर लेना चाहिए। कभी भी आप गोली मार दें और वो ऐसे मरा पड़ा हुआ है तो एकदम से ये विश्वास ना करें कि वो मर गया है, हो सकता है वो घायल हो।
लेटा हो, आप उसको पत्थर मार के चेक कर लो, अगर कोई मूवमेंट है तो ठीक, मूवमेंट नहीं है तो डेथ है। और ये चेक हमेशा कर लेना चाहिए, मर गया है कि अभी जिंदा है। लेकिन इस बार ये सब इतनी जल्दीबाजी में हो गया कि इन्हें चेक करने का मौका ही नहीं मिला। गनीमत थी कि वो बाघिन सच में मर चुकी थी, या ये कहिए कि मारी जा चुकी थी। दूसरी ओर से आते हुए लोग दिखाई पड़ रहे थे, इनको ये देख रहे थे दूसरी तरफ से जो लोग आ रहे हैं, उन सब के हाथों में बंदूकें, कुल्हाड़ियाँ, जंग लगी हुई तलवारें, भाले और पता नहीं क्या क्या था, जिन्हें लहराते हुए दौड़ते हुए चले आ रहे थे। अच्छा, एक चट्टान थी वहाँ पे जो करीब 12 से 14 फीट ऊंची थी। उस चट्टान की वजह से उनके आने का रास्ता रुक गया, जो आदमी आ रहे थे। ये चट्टान जो है, कभी पहले नदी में बाढ़ आई होगी तो इसका जो किनारा था चट्टान का, वो एकदम सीधा और बहुत चिकना हो गया था, यानी बहुत सॉफ्ट मुलायम चिकना हो गया था, फिसलन उस द्वारा। उसमें कहीं पे भी पंजा टिकाने या पाँव फंसाने या कुछ पकड़ने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, एकदम सपाट थी। और 15-20 फुट ऊंची चट्टान जो एकदम सपाट हो, काफ़ी चढ़ने आसान नहीं है बिना इक्विपमेंट के। जिम कॉर्बेट साहब को भीड़ का गुस्सा समझ में आ रहा था। उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने अपने परिवार का कोई सदस्य या कोई दोस्त या कोई परिचित इस बाघिन के कारण ना खोया हो। बाघिन ने मार के खाया था। एक आदमी तो एक नेता की तरह तलवार घुमाता हुआ बहुत तेज आ रहा था और बार बार एक ही बात कह रहा था कि यही है वो शैतान जिसने मेरी घरवाली और मेरे दोनों बेटों को मारा है, मार के खा गई है, इसको तो मैं काट डालूंगा। उसके अंदर एक अलग उत्तेजना थी, उसकी बीवी बच्चे सब मार दिए थे इसने। अक्सर देखा गया है कि भीड़ जितनी जल्दी उत्साहित होती है उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाती है। और इस बार भी ये जो भीड़ उत्तेजित थी, इसको शांत करने का जो श्रेय है वो जिम कॉर्बेट साहब उसी आदमी को देते हैं जिसकी पत्नी और 2 बेटों को बाघिन मार के खा गई थी। उसी ने सब लोगों को शांत कराया। सबसे पहले उसने अपने हथियार नीचे रखा, जो तलवार थी उसके हाथ में उसने नीचे रखी, और फिर चट्टान के पास आकर बोला, साहब हम लोग तो इस बाघिन को देखकर पागल से हो गए थे, और इसे मरा देखकर ये जो पागलपन हम पे सवार हो गया था अब दूर हो गया है। मतलब क्या उसकी फीलिंग रही होगी आप समझ सकते हैं। और साहब, आप और तहसीलदार साहब हमें माफ़ कर दें कि हमने इस तरह की बातें करी कि काट देंगे, काट डालेंगे, ये कर देंगे, मार डालेंगे, तरह तरह की बातें, तो हमें माफ़ कर दें। जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी बंदूक बाघिन के बगल में रखी और अपने दोनों हाथों से चट्टान को पकड़कर नीचे की ओर लटक गए, और गांव वालों की सहायता से वो चट्टान से नीचे आ गए। फिर इन्होंने गांव वालों से कहा कि भाई उस बाघिन को भी धीरे धीरे नीचे लटका कर चट्टान से उतारा जाए। अब कुछ लोग चढ़े ऊपर और फिर चढ़ करके बाघिन को उन्होंने ऊपर से लटकाया। फिर सारे गांव वालों ने, सबने मतलब एक दूसरे की सहायता करते हुए एक खुली जगह पे बाघिन को लिटा दिया, ताकि जो आसपास जितने लोग आए हुए हैं वो उसको देख सकें। जब बाघिन को चट्टान से नीचे उतारा गया तब जिम कॉर्बेट साहब को ऐसा लगा जैसे बाघिन के मुंह में कोई तकलीफ़ है। इन्होंने उसका मुंह खोल कर देखा, चेक किया इन्होंने उसके मुंह को खोल के, तो जो बाघिन का दाईं ओर का जो ऊपर का और नीचे के दोनों जो नुकीले दांत थे वो टूटे हुए थे। मतलब लेफ़्ट साइड के दोनों जो कैनाइन थे उसके, वो टूटे हुए थे। जो ऊपर की तरफ वाला जो दांत था वो आधा टूटा हुआ था, और जो नीचे वाला दांत था वो उसके जड़ की हड्डी से ही पूरा टूटा हुआ था। और ये चोट जो है वो गोली लगने की वजह से हुई, लगती थी कि गोली लगी थी उस वजह से ये हुआ है। और यही कारण था कि वो जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर पा रही थी और आदमखोर बन बैठी थी, क्योंकि जानवर तो भाग जा रहे थे, उसकी ग्रिप नहीं बन पा रही थी, तो इजी उसके लिए जो है आदमी उसको इजी शिकार मिल रहा था, तो वो आदमखोर हो गई थी और इंसानों को खा रही थी। गांव वालों ने जिम कॉर्बेट साहब से रिक्वेस्ट करी कि साहब ये बाघिन की खाल जो है ये रात में ना उतारें,
वो जो है इस बागिन को पूरे चंपावत को और सारे आसपास के जितने गांव जहाँ जहाँ पे संभव हो सका सबको दिखाना चाहते हैं, ताकि गांव की महिलाएं और बच्चे उसे देखकर उनको विश्वास हो जाए कि उनका जो सबसे खतरनाक दुश्मन है, जो जिसकी ने एक आतंक का जो प्राय बना हुआ है उस इलाके में, वो मारा जा चुका है। उसका अब अस्तित्व अब नहीं रह गया है, वो ख़त्म हो चुका है। गांव वालों ने अब तक जो है 2 टहनियों को काट कर बागिन के आसपास रख दिया। कुछ लोगों ने अपनी पगड़ियाँ दी, कुछ ने अपनी बेल्ट उतारी और कुछ की धोतियाँ। इन सब की मदद से बागिन को जो है टहनी के साथ, जो 2 टहनियाँ थी उसके साथ बांध दिया। फिर बागिन को उठा के सारा काफिला गांव की ओर चल पड़ा। अब खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी, पूरी चढ़ के जाना था गांव तक। काफ़ी डिस्टेंस आ गए थे लोग। जो लोग बागिन को उठा के चल रहे थे उनके साथ में कुछ और लोग भी चल रहे थे, ताकि ऊंची चढ़ाई में वो सब एक दूसरे को सहारा दे सके, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहें, कंधे से इस कंधे से उस कंधे में, एक दूसरे को सहारा हेल्प हो सके। और कहीं दूर से देखो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चींटियों का एक झुंड किसी झिंगुर को अपनी पीठ पर लाद के कहीं लेके जा रहा हो। कुछ लोगों ने तहसीलदार साहब को भी अपने कंधे में उठा लिया था। एक दल ऐसा भी था जिसने तहसीलदार साहब को कंधे में उठा लिया था। पोजीशन ऐसी थी कि यदि उस 1000 फुट की ऊंची चढ़ाई पर से वो बागिन को बांधा हुआ अगर कोई भी रास्ता टूट जाता तो न जाने कितने लोगों की जान चली जाती, पता नहीं कितने लोग मारे जाते। गनीमत रही कि रास्ता टूटा नहीं। ये काफिला जब पर्वत पे पहुंचा तो जिम कॉर्बेट साहब और तहसीलदार साहब, ये दोनों चंपावत की ओर निकल गए, और जो बाकी के जो लोग थे वो बागिन को कंधे में उठाए हुए गांव वालों को और चंपावत बाजार में लोगों को दिखाने के लिए वो अपना अलग निकल गए। इनको आना लास्ट में चंपावत में ही था, सबने मिलना वहीं पे था। ये अपने गांव से दिखाते हुए लाना चाह रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब पहाड़ी में चलते हुए एक बार फिर कांटे वाली झाड़ियों के सामने खड़े हो गए। अब वहाँ से देखने लगे। कांटों में जो उलझे हुए काले बाल, जो लड़की के बाल थे, उसको देखते हुए उन्होंने एक बार फिर नीचे की ओर झांका। उस जगह को देखा जहाँ पे इन्होंने अभी अभी इतने बड़े इस महान कार्य को किया था। महान कार्य कहना ज़्यादा अच्छा शब्द है, क्योंकि इतने लोगों की जान अब से खतरा हट गया था। तो ये बहुत महान कार्य को पूरा किया था। मतलब ये कि उस नरबख्शी आदमखोर बागिन का शिकार किया था। तो उस जगह को झांक के देखा नीचे, ऐसे नीचे की तरफ, नीचे की ओर जाते हुए लोगों ने उस बेचारी का, वो लड़की का, उसका सर जो कुछ लोगों को मिला, तो एक तंग घाटी से एक धुआं सर निकलता हुआ इनको दिखा दिया। लड़की के संबंधी जो है उसका दाह संस्कार कर रहे थे, ये उसी वजह से जो है धुआं हो रहा था। जो सर मिला तो उसी को जला के वहाँ पे उसका संस्कार किया जा रहा था। और ये वही जगह थी जहाँ पे संस्कार किया गया जहाँ पे नरबख्शी बागिन को गोली मारी गई थी। मतलब उसी जगह पे दाह संस्कार किया गया। पूरी तरह से क्या मतलब, वो जो सर मिला उसको जला दिया गया। रात में डिनर के बाद जब जिम कॉर्बेट साहब और तहसीलदार साहब आंगन में खड़े थे तो इन्होंने देखा कि मशालों की, मतलब मशालें दिखाई पड़ रही हैं और उनको लिए हुए एक जुलूस सामने की पहाड़ी से नीचे की ओर आ रहा है। और सभी लोग कोरस में जो है कुछ कुमाऊनी गीत गाते हुए चले आ रहे हैं। लोग बड़े खुश थे और बागिन को लेके नाचते गाते अपना चले आ रहे थे। और जिम कॉर्बेट साहब का लिखना यह है कि रात के इस पहर में ये गीत सुनना बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्य निपट गया था और चंपावत को हमेशा के लिए इस बागिन से छुटकारा मिल गया था। सभी लोग हर्षोत्साह में थे, उल्लास में थे। करीब 1 घंटे के बाद बागिन को जिम कॉर्बेट साहब के पैरों के पास लेटा दिया गया। वहाँ पर ले आए और ला करके फिर वहाँ पर लेटा दिया। इस बागिन की खाल उतारने का काम इतनी भीड़ के सामने हो पाना बड़ा मुश्किल था। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उसके पंजे और सर को काट कर उन्हें, मतलब गर्दन नहीं काटी, थोड़ा काट के सर खाल को अलग कर लिया और पंजे और जो अंदर का जबड़ा वबड़ा जो होता है वो सब निकाल के
गांव वालों को दे दिया और खाल उन्होंने कहा कि आराम से बाद में कल दूसरे दिन उतार लेंगे। और वो जो बाघिन थी उसकी जो बॉडी थी, उसका जो शव था, उसकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे एक सिपाही उसकी ड्यूटी वहाँ पे लगा दी गई थी कि वो इसकी सिक्योरिटी करेगा, इसको देखेगा। दूसरे दिन जब गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए तो बाघिन का जो अंदर से जो धड़, टांगे, पूछ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े करके जो है लोगों में कुछ हिस्से लोगों में बांट दिए गए। एक्चुअली लोगों का ऐसा विश्वास है कि यदि बाघ की हड्डी हो, दांत हो या नाखून हो, इसका लॉकेट बनाकर पहना जाए तो इससे इंसान के अंदर का डर ख़त्म हो जाता है और काफ़ी साहस अपने अंदर पैदा हो जाता है। और दूसरी चीज़, जो दूसरे जंगली जानवर हैं वो नज़दीक नहीं आते हैं, ऐसा मानना है। अब कितना सच है कितना नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ। बाघिन ने जिस लड़की को खाया था उसकी उंगलियां बाघिन के पेट से निकली, जिन्हें जिम कॉर्बेट साहब के पास भेज दिया गया। और जिम कॉर्बेट साहब ने उन्हें नैनीताल में नंदा देवी मंदिर के पास ही झील के किनारे कहीं पर उसको दफना दिया। पाँव तो वहीं दफना दिया था, उंगलियां यहाँ दफना दी, सर का जला दिया, बाकी सारा हिस्सा बाघ खा गया, वो बाघिन ने खा लिया था। जिस समय जिम कॉर्बेट साहब बाघिन की खाल उतारने में व्यस्त थे, उसी समय तहसीलदार साहब, गांव के मुखिया, गांव के कुछ अन्य बुजुर्ग और चंपावत बाजार का जो व्यापारी वर्ग था, ये सभी लोग मिलकर एक बड़ा आयोजन करना चाहते थे, जिसमें एक बड़ा डिनर हो और थोड़ा मतलब इसके साथ साथ थोड़ा नृत्य संगीत इन सब का कार्यक्रम भी हो, झोड़े वगैरह हो, चांचीरी वगैरह हो, जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, छोलिया वगैरह हो। बहुत लंबे समय के बाद उन्हें इस बाघिन के आतंक से मुक्ति मिली थी और वो सब लोग मिलकर इस खुशी को आपस में बांटना चाहते थे। और इन सब का अध्यक्ष वो जिम कॉर्बेट साहब को बनाना चाहते थे। जिम कॉर्बेट साहब को एक बात देख के बड़ी खुशी हुई। जब आधी रात को ये देख रहे थे कि सब लोग खुशी से और थोड़ा बोलते हुए और शोर मचाते हुए उन सड़कों से और उन रास्तों से जा रहे थे, जिन सड़कों को 4 साल से बाघिन ने बंद कर रखा था, यानी कि जिस पर आदमी पांव रखने में डर रहा था पिछले 4 सालों से, आज उस पर खुल के लोग चल रहे थे। इसे देख के जिम कॉर्बेट साहब बड़े खुश हो रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब ने तहसीलदार साहब के साथ आखिरी बार सिगरेट पी। इन्होंने तहसीलदार साहब को बोला कि ये अब और अधिक समय तक यहाँ नैनी चंपावत में अब नहीं रुक सकते हैं, तो इस उत्सव की जो अध्यक्षता है ये काम तहसीलदार साहब को ही निभाना पड़ेगा। ये काम तहसीलदार साहब ही करेंगे, ये नहीं रुक पाएंगे क्योंकि इनको वापस नैनीताल जाना है भाई। जिम कॉर्बेट साहब अपने साथियों को लेकर 75 मील की यात्रा पर निकल पड़े। इनके पास केवल 2 दिन थे। सूर्योदय के समय ये अपने साथियों को छोड़कर, जो इनके साथी थे उनको छोड़कर देवीधुरा की ओर चल पड़े और वहाँ कुछ घंटे बिताकर बाघिन की खाल उतारने के बाद भी उससे बहुत कुछ करना पड़ता है ना, वो सारा काम ये ख़त्म करना चाहते, फिटकरी और नमक से उसको उसके अंदर का सब फैट उतारना पड़ता है, नहीं तो बाघ की खाल ख़राब हो जाती है। तो वो सब अलग से इत्मीनान से उसको करना चाहते थे। तो देवीधुरा में इन्होंने रात में रुकने का इरादा कर लिया। पहाड़ी गांव की उस झोपड़ी के पास से ये गुजरे तो इन्हें ध्यान आया कि उस लड़की से ज़रूर मिलना चाहिए जिसकी बड़ी बहन को ये बाघिन उठा के ले गई थी। और उस सदमे से छोटी बहन की जो आवाज़ थी वो हमेशा के लिए चली गई थी, वो गूंगी हो गई थी और उसको इन्होंने वादा किया था कि उससे ये इसकी बहन का बदला लेंगे। और उसे शायद ये जान के कुछ आत्मसंतुष्टि होगी कि उसकी बहन का बदला ले लिया गया है। ये पहाड़ी पे चढ़कर उस झोपड़ी पर पहुँचे और वहाँ पे इन्होंने बाघिन की खाल को बिछा दिया और उसके सर को एक पत्थर की सहायता से ऐसे करके, जो दरवाज़ा था झोपड़ी का उसकी तरफ करके ऐसे रख दिया, टिका दिया कहना चाहिए, उसके सर को ऐसे करके टिका दिया, पत्थर रख के झोपड़ी के दरवाजे की तरफ को। कुछ वहीं पे बच्चे बैठे हुए थे, ये उनसे बात करने लगे। बच्चे और इन सब की जिम कॉर्बेट साहब के बच्चों की जो आवाज़ आ रही थी बोलने की, इसकी आवाज़ को सुनकर वो महिला
जो झोपड़ी के अंदर थी वो वहाँ से निकल के बाहर आ गई। बाहर आई तो उसने बाघिन को देखा, चौंकी, एकदम से चौंक गई और फिर उसे जिम कॉर्बेट साहब को देखा, हाथ जोड़े। जिम कॉर्बेट साहब का बोलना यह है कि यदि इंसान को कोई सदमा लगा हो और उस सदमे के कारण उसके शरीर पर कोई विकार आ गया हो, जैसे इसकी आवाज़ चली गई थी, ऐसी कोई दूसरी चीज़ आ गई हो, तो वैसा ही कोई दूसरा सदमा लगने से वो इंसान ठीक हो सकता है। इस सिद्धांत पे बहस करना बेकार है, क्योंकि उन्हें इन बातों का कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें इन चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन वो इतना ज़रूर जानते हैं कि ये महिला जो पिछले 1 साल से गूंगी थी, जिसके गले से मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, गूंगी थी, और 4 दिन पहले तक किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पा रही थी, वो कभी आगे तो कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर उधर दौड़ दौड़ करके अपने पति को और गांव वालों को जोर जोर से चिल्लाकर आवाज़ें दे रही थी। समझ रहे हैं आप? आओ जल्दी आओ, आओ देखो देखो साहब क्या ले आए हैं, आओ देखो। समझे आप? यानी कि उसकी आवाज़ लौट आई थी। कुदरत का करिश्मा। और ऐसे किसी करिश्मे का इंतज़ार मैं भी कर रहा हूँ कि मेरी कमर की, मेरी स्पाइनल कॉर्ड ठीक हो जाए और एक करिश्मा हो और मैं भी चलते फिरते हुए कभी अचानक से आपके सामने आ जाऊँ। अब खैर, महिला को अचानक बोलते देखकर सारे बच्चे और गांव वाले बड़े आश्चर्यचकित थे। स्वाभाविक सी बात है, होना भी था। लोगों की नज़रें उस महिला से हट नहीं पा रही थी। सारे गांव में प्रसन्नता, खुशी की लहर दौड़ गई। लोग खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब गांव में विश्राम कर रहे थे और उनके लिए चाय तैयार हो रही थी। और जब चाय तैयार हो रही थी तो इसी बीच इन्होंने गांव वालों को उस वृतांत को बताया पूरा कि किस तरह से इन्होंने नरबख्शी बागिन को मारा। ये सब इन्होंने वो चाय बनने के दौरान सब उनको बताया। और फिर 1 घंटे के बाद इन्होंने अपनी यात्रा दोबारा से शुरू करी। और पाली गांव के लोग करीब आधा मील तक इनके पीछे पीछे इनकी जय जयकार करते हुए चलते रहे। जिम कॉर्बेट साहब जिंदाबाद, जिम कॉर्बेट साहब भगवान हैं, जो भी कुछ कहते हुए वो इनके पीछे पीछे चलते रहे। इसके घटना के कुछ महीनों के बाद नैनीताल में एक दरबार लगाया गया, जिसमें यूपी यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन हावर्ट ने चंपावत के तहसीलदार को एक बंदूक और जिम कॉर्बेट साहब के साथी जो इनके साथ गया था, जिसको तिकोनी पहाड़ के ऊपर बैठा दिया था, लड़की को ढूंढने में इनकी मदद करी थी, उसको शिकार करने वाला एक बड़ा सुंदर, बड़ा बढ़िया सा चाकू दिया गवर्नमेंट ने, मतलब गिफ्ट किया इनको, इन दोनों लोगों को। इन दोनों हथियारों पर उनके नाम और उनका जो उन्होंने काम किया था उसके संदर्भ में लिखा हुआ था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवारों की पैतृक संपत्ति के रूप में रखा जाएगा। स्वाभाविक सी बात, एक अवार्ड है वो जो उनको मिला है, तो वो तो हमेशा के लिए अभी भी उनके घर वालों के पास होगा। कभी चंपावत जाऊंगा तो ज़रूर पता करूंगा कि कौन उनके परिवारजन हैं जिनको मिला। तो दोस्तों, इस तरह से समाप्त हुआ एक भयानक अध्याय, एक आतंक का अध्याय, जो नेपाल से शुरू हुआ और भारत के उत्तराखंड में चंपावत में आके ठहर गया। एक ऐसी भयानक आदमखोर बाघिन जिसने कुल 436 लोगों को अपना शिकार बनाया, 236 हिंदुस्तान में और 200 नेपाल में। और जो जिम कॉर्बेट साहब की ज़िंदगी का पहला नरभक्षी बाघिन या बाघ का शिकार का अनुभव बनी। इससे पहले कभी नरभक्षी नहीं मारा था, इसको मार के किलर बने। ये मैनीटर किलर शब्द, सॉरी माफ़ कीजिए, किलर नहीं बने, अब जो भी बने आप समझ जाइए। यानी कि नरभक्षी का तब से शिकार करना शुरू किया। तो कैसी लगी आपको नरभक्षी की बाघिन की ये सत्य घटना, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही जो मित्र पहली बार चैनल में आए हैं उन अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हो सके तो शेयर भी कर दें दोस्तों, है ना दोस्तों। उत्तरांचल डायरीज़ आपका अपना चैनल है और उत्तरांचल डायरीज़ तहे दिल से आप सबका इस्तकबाल करता है, आपको सलाम बोलता है, नमस्कार बोलता है, सत श्री अकाल बोलता है। आप लोग जो अपना प्यार, अपना आशीर्वाद
इतना स्नेह जो उत्तरांचल डायरीज पे लुटा रहे हैं वो बहुत कीमती है मेरे लिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये अपनापन इसी तरह से बनाए रखें और साथ साथ आगे बढ़ते रहें। मुझे आगे बढ़ाएं, आप भी मेरे साथ आगे बढ़ें, आप मुझे ज़रूर बढ़ाएं। तो दोस्तों अभी तो मुझे आज्ञा दीजिए चलने के लिए। चलता हूँ एक नई कहानी की खोज में, एक नई सत्य घटना की खोज में। तो फिलहाल के लिए तो दोस्तों बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।